नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 12 लोकगीत इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ उत्तर लिखिए। 1 मन को प्रसन्न करने वाले बादल। 2 धरती को नहलाने वाले मेघा। आ परिवर्तन लिखिए। बसंत ऋतु में आया बाग बगीचों में बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं। खेतों में खेत और वन सब हरे भरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 उचित जोड़ियां मिलाइए। अ ब। अ 1 तालाब, 2 नदी, 3 बयार, 4 भंवरा। ब 1 सरिता, 2 सर, 3 भ्रमर, 4 हवा। उत्तर 1 तालाब सर, 2 नदी सरिता, 3 बयार हवा, 4 भंवरा भ्रमर। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ सावन बड़ा मन भावन इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर सावन के महीने का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है। सावन में अन्य महीनों की अपेक्षा बहुत अधिक वर्षा होती है। नदी तालाब सब भरकर बहने लगते हैं। झरनों से बहता स्वच्छ जल लोगों का मन मोह लेता है। बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है। मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं। पक्षियों में नया उत्साह छा जाता है। पूरी धरती हरी भरी दिखाई देती है। सावन के महीने में गांवों में पेड़ पर झूले पड़ते हैं। बच्चे कागज की नाव बनाकर खेलते हैं। तो नवयुवक वर्षा में भीगकर उसका आनंद उठाते हैं। आ बसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है। इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु मार्च से अप्रैल के मध्य आता है। इस मौसम में ठंड कम हो जाती है। मौसम एकदम सुहावना हो जाता है। बसंत ऋतु आते ही हर तरफ फूल महकने लगते हैं। फूलों की सुगंध से वातावरण सुगंधित हो जाता है। गुनगुनाते भंवरों और तितलियों का दल दिखाई देने लगता है। प्रकृति नई दुल्हन की तरह सज जाती है। प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप देखकर हर इंसान का मन आनंदित हो जाता है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4 बसंत और सावन ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराते हैं। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर
लोकगीत यह दो लोकगीतों का एक संग्रह है। इसमें पहली कविता सुन रे सखिया व दूसरी कविता कजरी है। यहाँ लोकगीतों के माध्यम से बसंत और सावन के महीने की प्राकृतिक शोभा व उसमें होने वाले बदलाव का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। सुहावने मौसम में पति के वियोग की स्थिति का यहाँ मार्मिक वर्णन किया गया है। पहली कविता में कवि ने बसंत के माह का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। बसंत आते ही खेत में सरसों के पीले पीले फूल लोगों का मन मोह लेते हैं। सारे खेत फसलों से लहलहा उठते हैं। पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं। उनका रस पीने के लिए भौरों का दल उमड़ पड़ता है। पूरी पृथ्वी बसंत के मौसम में झूम उठती है। लेकिन साजन के बिना यह मौसम कांटों की तरह चुभता है। दूसरी कविता में सावन का मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। सावन आते ही बादल आकाश में छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है और बरसात शुरू हो जाती है। इस मौसम में मेंढक, पपिया, मोर, जुगनू सहित सभी जीव जंतु प्रसन्नता से भर जाते हैं। हर तरफ हरियाली छा जाती है। दोनों कविताएं लोकगीत हैं। इनमें देशज शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है, जिसके चलते ये कविताएं अधिक प्रभावी व मुखर बन गई है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 लोकगीतों की दो विशेषताएं। उत्तर 1 लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुख होता है। 2 लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं। लोकगीतों के दो प्रकार। उत्तर 1 कजरी, 2 सोहर। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। दिए गए शब्द पुरस्कार, मितव्ययी, शिष्टाचार, अखाद्य, अमूल्य, प्रणाम, अहंकार, हर्ष, गगनचुंबी, शोक, प्रवचन, अवैध, क्षमा प्रार्थी, मनोहर, अदृश्य। छात्रों, अब हम दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखते हैं। उत्तर 1 मन का गर्व, अहंकार। 2 आंतरिक प्रसन्नता, हर्ष। 3 जिस वस्तु का मूल्य आंका न जा सके, अमूल्य। 4 धार्मिक विषयों पर दिया जाने वाला व्याख्यान, प्रवचन। 5 किसी अच्छे कार्य से प्रसन्न होकर दी जाने वाली धनराशि, पुरस्कार। 6 प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर प्रकट किया जाने वाला दुख, शोक। 7 बड़ों के प्रति किया जाने वाला अभिवादन, प्रणाम। 8 कम व्यय करने वाला, मितव्ययी।
9. आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी. 10. जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध. 11. क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला, क्षमा प्रार्थी. 12. सभ्य पुरुषों का आचरण, शिष्टाचार. 13. मन को हरने वाला, मनोहर. 14. जो दिखाई न दे, अदृश्य. 15. जो खाने योग्य न हो, अखाद्य. तो छात्रों, आज हमने लोकगीत इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया. थैंक यू.